तो हेलो बैंकर्स, कैसे हैं गाइस। एग्जाम को बहुत लिमिटेड टाइम बचा है, तो इस लिमिटेड टाइम में हमें करना क्या चाहिए? मॉडल वाइज प्रैक्टिस। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मॉडल ए के बहुत ही शानदार एमसीक्यू विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको इस सेशन में बहुत बेनिफिट हो। चलिए, तो मॉडल ए में जो सबसे ज़्यादा हम फोकस करेंगे वो करेंगे यूनिट नंबर 4 पर, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल है। बाकी 1, 2 और 3 तो बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं। ठीक है, 4 यूनिट एंड 4 क्लास आपका मॉडल एक कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए, रिटेल बैंकिंग क्या होती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जब भी अपना कोई बनाया प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो उसका फोकस जो था उनका, वो फोकस था इंडिविजुअल। दैट मीन्स राजीव मिसल। अगर उसी बैंक ने कभी भी कोई बनाया प्रोडक्ट और उसका फोकस है अगर कोई कंपनी लाइक टाटा, एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो इट इज नोन एज होलसेल बैंकिंग। दैट मीन्स जब हमारा फोकस था किस पे? इंडिविजुअल पर, और इसीलिए टर्म आता है मास। 1 लाख रुपए मैंने उधार लिया बैंक से, एग्जाम्पल, तो मेरे जैसे इसके पास कम से कम 10 करोड़ कस्टमर होंगे। जो भी होगा मास होगा, मास कस्टमर होंगे। और हमेशा एक बात याद रखना है सभी लोगों को कि रिटेल बैंकिंग में जो आपका टिकट साइज कहें या उसे हम क्वांटम ऑफ लोन कहें, वो हमेशा लो होता है, हमेशा लो होगा। और जो कस्टमर है, जो कस्टमर का वॉल्यूम है, वो हमेशा हाई होगा एवरी, है ना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ये कह सकते हैं कि रिटेल बैंकिंग मतलब क्या होगा? दिस इज ए बैंकिंग फैसिलिटी जो हमें प्रोवाइड करती है एक फाइनेंस सोल्यूशन टू ओनली इंडिविजुअल क्लाइंट एंड नॉट बिजनेस। एक बैंक है, उसने अपनी सर्विस को कैटर किया ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में इंडिविजुअल को, और बैंक में जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उसको हमने अवेल किया। तो इट इज ऑल अबाउट, इसे हम कहते हैं रिटेल बैंकिंग, एकदम सिंपल शब्दों में, है ना। चलिए, तो रिटेल बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर बैंकिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल बैंकिंग दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस टू इंडिविजुअल कंज्यूमर रेदर देन बिजनेस। ठीक है, चल अब इसके जरा देखते हैं कि क्या इसके फीचर्स हैं। व्हाट डज रिटेल बैंकिंग प्रोवाइड? रिटेल बैंकिंग हमें क्या प्रोवाइड करता है? ठीक है, तो रिटेल बैंकिंग जो है वो हमें प्रोवाइड करता है एक फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिविजुअल कंज्यूमर को रेदर देन लार्ज इंस्टीट्यूशन। नंबर 1 बिल्कुल सही बात है। जो रिटेल बैंकिंग है, अगर हम बात करें उसमें सर्विस को लेकर, तो हमारा सेविंग अकाउंट हो गया, हमारा करंट अकाउंट हो गया, हमारे मॉर्गेज हो गए, हमारे पर्सनल लोन्स हो गए, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गए, इनके बारे में सीडी हो गया, है ना। रिटेल बैंकिंग सर्विस आर प्रोवाइड टू इंडिविजुअल इन जनरल पब्लिक, एंड उसी का अपोजिट when we talk about the corporate banking, when we talk about the wholesale banking, तो corporate banking service are only provide to a small or large company and corporate body। ठीक है, जब भी बैंक ने सर्विस दी टाटा को या किसी कंपनी को, तो दिस इज कम्स अंडर द होलसेल बैंकिंग, दैट इज कम्स अंडर द कॉर्पोरेट बैंकिंग। और हमेशा इस बात को याद रखना है कि रिटेल बैंकिंग में हमेशा कस्टमर होगा मास एंड टिकट साइज हमेशा होगा लो। वही उल्टा
टाटा को एसबीआई ने दिया 1,000 करोड़ का लोन, और टाटा जैसी कंपनी मानते हैं इंडिया में 1000 होंगी मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो नहीं होंगी। तो यहां पर जो टिकट साइज है, यहां पर जो टिकट साइज है वो बहुत ज्यादा होता है, और यहां पर जो वॉल्यूम है वो हमेशा कम होता है। ठीक है, आई होप यहां तक किसी को भी समझने में कोई डाउट नहीं होगा। मुझे कंफर्म कर दीजिए जल्दी से, एवरीवन जल्दी से। सर सेशन को जरूर लाइक करिए एवरीवन, जिससे आपके अकाउंट में वीडियो ये सेव हो जाए। और रिटेल बैंकिंग को बहुत हल्के मत लीजिएगा, ये वैसा पेपर है आपकी नैया पार कराता है, अंत भला तो सब भला, है ना। चलिए ना, इसके एडवांटेज क्या क्या है ना, इसके एडवांटेज क्या क्या है। तो क्लाइंट बेस जो है वो हमेशा लार्ज होगा, इसलिए हमारा जो रिस्क है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। भाई एक फैमिली में 5 मेंबर हैं, और मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर 4, मेंबर 5, ये पांचों कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर पांचों अर्निंग कर रहे हैं, उस रिस्पेक्ट में हमारा क्या होगा, उस रिस्पेक्ट में हमारा क्या होगा कि सपोज पांचों अर्निंग मिला के हमारे पास आ गया 1 लाख रुपए। अब अगर मान लो पहला दूसरा अर्न नहीं करा, तभी हमारे पास 3, 4, 5 अर्न कर रहे हैं, यानी कि बिकॉज देर आर सो मेनी लोन्स, देर आर सो मेनी प्रोडक्ट, तो रिस्क क्या होगा, डाइवर्सिफाई होता है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कस्टमर लॉयल्टी, वो हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। हमारे कॉलोनी में एक बैंकर है, तो उन्होंने कहा मिश्रा जी जब भी आपको कुछ लेना हो आप मेरे बैंक में आइए, कोई भी अगर आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट यूज करना है तो। मैंने कहा ओके ऑलवेज, और मैंने उनके साथ वहां पर एक अकाउंट ओपन करा लिया। 6 मंथ के बाद मुझे कार लोन की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो क्या हम एसबीआई में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, अगर हमें उन्हें अच्छी सर्विस दी होगी तो, नहीं तो हम रिकमेंड करेंगे किसी को। इसलिए कहते हैं कि अगर आपने इसमें कस्टमर लॉयल्टी अच्छी रखी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग क्या होती है, जब कोई बैंक अपने पुराने कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है उसे हम कहते हैं क्रॉस सेलिंग, यही तो होता है। अट्रैक्टिव एंड वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड, क्योंकि कस्टमर काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंटेड होते हैं, कोई 5 लाख वाले भी आ रहे हैं, कोई 50,000 वाले भी आ रहे हैं, कोई 500 रुपये वाले भी आ रहे हैं। तो ये सारे एडवांटेज हैं गाइस एवरी, ठीक है। चलिए, कहते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा। फैमिली में 5 लोग हैं और फैमिली में अगर 50 लोग हैं तो मैनेज करना किसको टफ होता है, 50 लोग को, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्लाइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको मैनेज करना ये बहुत बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम माना जाता है ना। उसके बाद एक कॉस्ट को मेंटेन करना ब्रांच नेटवर्क पर, और जरा सोचो हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ लो वैल्यू ट्रांजेक्शन। पता चला दिन भर में कस्टमर आए 100, और उन 100 में 90 क्यों आए कि सर माननीय मोदी जी ने हमारे बैंक में किसान निधि का पैसा भेजा है, हमें पैसा विड्रॉ करना है, पूरा स्टाफ लगा हुआ है, बैंक को मिला कुछ भी नहीं, ये नेगेटिव है। अगर एक बार भरोसा टूट गया तो आपकी लंका लगती है, और उसे हम लोग कहते हैं बैंक रन। उसमें क्या होगा, जब सारे लोग पैसा विड्रॉ करना अचानक स्टार्ट करेंगे, उनका भरोसा टूट जाएगा। ये सारे निगेटिव्स हैं सर। एंड कंपटीशन तो इतना ज्यादा हो गया है कि अगर कोई बैंक कहता है कि मैं आपको लोन दे रहा हाउसिंग 8.25, दूसरा कहता है मैं कम थोड़ी ना हूं, मैं आपको दूंगा 8.24 पे दे दूंगा, ठीक। और कभी कभी अनहेल्दी भी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताइए पहला आंसर क्या होगा जल्दी से एवरीवन।
एडवांटेज क्या है रिटेल बैंकिंग का? दैट मीन्स एडवांटेज क्या है रिटेल बैंकिंग का? कहता है कि पहला पॉइंट क्या है, रिस्क इज लेस, क्योंकि जो क्लाइंट बेस है वो बहुत लार्ज है। इनकम इज रिलेटिवली मोर एज स्पीड इज मोर। स्टेबल है और इसमें बहुत कम फ्लक्चुएशन है, बिल्कुल ठीक है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्लियर? यानी रिटेल बैंकिंग एडवांटेज क्या क्या होंगे, ये सारे होंगे। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन, इनमें से कौन ऐसा है जो एडवांटेज नहीं है रिटेल बैंकिंग का? पहला, हाई क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल। दूसरा, हाई कस्टमर लॉयल्टी। तीसरा, लेस वोलाटिलिटी इन बिजनेस। फोर्थ, हाई डिफॉल्ट रेट। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कभी भी जो एडवांटेज नहीं है आपका डिफॉल्ट रेट है ना। ग्रेट, वेरी नाइस। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी, यानी कि डिफॉल्ट रेट इसमें ज्यादा नहीं होता। चलिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग? आपको बताना है इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है। नंबर 1, इंटरनेट बैंकिंग। नंबर 2, मोबाइल बैंकिंग। नंबर 3, प्रोवाइडिंग टर्म लोन फॉर प्रोजेक्ट। एंड नंबर 3, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। बताइए जल्दी से, कौन सा पार्ट नहीं है? जल्दी से। ग्रेट, बिल्कुल। जब भी बात होगी लॉन्ग टर्म लोन के लिए तो ये किस में जाएगा, कॉर्पोरेट बैंकिंग में। ठीक है, चलिए। आफ्टर आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 द फ्यूचर ऑफ रिटेल बैंकिंग जो है ये डिपेंड हो गई किस पर, ब्रांच बैंकिंग पर, डिजिटल बैंकिंग पर, या ब्रिक एंड मोटर बैंकिंग, मतलब कहने का फिजिकल ब्रांच बैंकिंग पर, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। एवरीवन, सर सेशन को जरूर लाइक करें जिससे आपके अकाउंट में वीडियो ये सेव हो जाए, नहीं तो आपके अकाउंट वीडियो सेव नहीं होगा, झूठ में नहीं दिखेगा आपको। बिल्कुल, डिजिटल बैंकिंग। चलिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। द प्रपोर्शन ऑफ हाउसिंग लोन इन रिटेल लोन सेगमेंट इज मोर देन 50%, 75%, 60% या 45%। यानी इंडिया में जो हाउसिंग लोन का पोर्शन रिटेल में लोन सेगमेंट में वो कितना से ज्यादा है, 50%, 75%, 60% या 45%? तो मोर देन 55% सेगमेंट है। चलिए, आज एक पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट में डिस्कस करूंगा, देन गो फॉर द मोर एमसीक्यू। अगर मैं कहूं कि इंडिया में रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कोई भी आरआरबी या एचएसबीसी, कोई भी बैंक, उनका बिजनेस करने का जो तरीका होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। और ये जरूरी नहीं कि जो बिजनेस मॉडल एसबीआई यूज कर रही है वही बिजनेस मॉडल आरआरबी यूज करे। तो एवरी बैंक फॉलो डिफरेंट अप्रोच फॉर देयर रिटेल बैंकिंग एक्टिविटी। तो इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में चाहे पीएसबी बैंक हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, चाहे फॉरेन बैंक हो, तो इंडिया में 3 तरह का मॉडल यूज करते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। एंड स्पेसिफिक मैं जब बात कर रहा हूं रिटेल बैंकिंग एक्टिविटी को देख, नंबर 1, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। नंबर 2, डिपार्टमेंटल अप्रोच। एंड
Number three, which is called integrated approach, means overall business plan. अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। जैसे एक बैंक है, एक कंपनी मान लीजिए, उस कंपनी का नाम है टाटा या उस कंपनी का नाम है रिलायंस, कोई भी कंपनी। तो टाटा कंपनी का जो विजन है, जो बिजनेस लाइन है, जैसे टाटा कंपनी के पास ऑटोमोबाइल भी है, टाटा कंपनी के पास टाटा साल्ट भी है, टाटा कंपनी के पास तनिष्क भी है, लेकिन सबका बिजनेस लाइन अलग अलग है। कभी भी टाटा कंपनी कभी ऐसा नहीं होगा कि अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस को कंपेयर करे किसी सॉल्ट कंपनी से, या ऑटोमोबाइल के वो कंपेयर करे ताज होटल से। सभी का विजन अलग अलग होता है। ओके, तो बेसिकली जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन का मोटो होता है, विजन होता है, स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट को लेकर, ओनली वो विजन प्रॉफिट को लेकर, यानी कोई भी फॉरेन बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, उनका मेन कंसर्न होता है प्रॉफिट। आपने देखा इंडिया में सिटी बैंक परफॉर्म नहीं किया, उसने अपने पूरे बिजनेस को एक्सिस बैंक को सेल कर दिया। तो इनका स्पेसिफिक रहता है स्ट्रेटेजिक कि हमें प्रॉफिट जनरेट करना। तो इंडिया में कोई भी फॉरेन बैंक या कोई भी प्राइवेट जो बैंक है वो इसी मॉडल को यूज करते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 2, आपने देखा होगा इंडिया में जितने भी पीएसबी बैंक है उनका विजन दूसरा होता है। वो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट भी ओपन करते हैं, वो करंट अकाउंट भी ओपन करते हैं, वो बिजनेस कंपनी को भी लोन देते हैं, वो मुद्रा लोन भी देते हैं। उनका विजन दूसरा है। वो वर्क करते हैं परफॉर्मेंस वाइज, डिपार्टमेंटल वाइज, उनका बिजनेस लाइन होता है। यानी दैट मीन्स उनका आईटी कैसा है, उनकी मार्केटिंग कैसी है ना, उनका बिजनेस पर्पस कैसा है। तो जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है अपने डिपार्टमेंटल पे, तो इंडिया में जो पीएसबी बैंक है वो इस मॉडल को फॉलो करते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का विजन तो है प्रॉफिट, बट उसका काम है प्रॉफिट भी जनरेट करना और साथ में सोशियो सेक्टर को भी ध्यान देना। एंड तीसरा, नाम से ही सुनने में आ रहा है इंटीग्रेटेड, दोनों को मिला देना। तो इट इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड। कोई भी छोटी कंपनी, उसको जब लगता है, आपने देखा होगा किसी भी छोटी स्टार्टअप कंपनी में सभी चेयरमैन, सभी सीईओ होते हैं, ज्यादा डिसीजन मेकर होते हैं, सब डिसीजन मेकर है, आप डिसीजन लीजिए। तो जब भी कोई छोटी कंपनी को लगता है कि हम किसी मॉडल को यूज करें फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, तो प्रॉफिट को फॉलो कर लेती है। जब उन्हें लगता है कि नहीं भाई हम अपने इंटरनल को फोकस करें, तो वो डिपार्टमेंटल को फॉलो कर लेते हैं। तो इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड, जब दोनों का मिक्सअप है, दोनों का ब्लेंडिंग है। ठीक है, चल अब आपके सामने 2 क्वेश्चन है, मुझे जल्दी से बताइए इन दोनों का आंसर क्या होगा, जल्दी से एवरीवन।
नौ। अब जरा इसको ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले आप अगर पहले क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका विजन क्या है कि इंडिया में जो बिजनेस मॉडल है यहां पूछा जा रहा है फॉलोड बाय बैंक फॉर रिटेल बैंकिंग आर। यहां कभी किसी स्पेसिफिक बैंक का नाम नहीं लिया जा रहा। तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, डिपार्टमेंटल अप्रोच या इंटीग्रेटेड अप्रोच या एनी वन ऑफ द एबव। तो यहां कोई भी अप्रोच बैंक फॉलो कर सकते हैं। द आंसर इज डी। अब बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, यहां जरा देखिए। कह रहा है फॉरेन बैंक साइटेड इन द टॉपिक विच इंटर ए इन रिटेल बैंकिंग एक्टिविटी when not able to achieve the business objective। तो क्या वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे विद देयर बिजनेस इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग प्रॉफिटेबल, या अपने बिजनेस को तुरंत वो मूव आउट कर लेंगे या चेंज करेंगे अपने फोकस को और कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सिस बैंक, व्हेन वी टॉक अबाउट सिटी बैंक, उसने क्या किया, अपने बिजनेस को सेल कर दिया एक्सिस बैंक को। तो इमोशन कहता नहीं हम अपना फोकस चेंज कर देंगे, स्ट्रेटेजी, नो नो नो, कुछ तुरंत प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस मॉडल को हम चेंज कर लेंगे। तो दूसरे का आंसर होगा पी नंबर। चलिए अगला, द सुटेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस मॉडल और अप्रोच ऑफ ए बैंक, यह किस पर डिपेंड करता है। तो इट इज डिपेंड ऑन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ओनली, it is depend upon business mix only, it is depend upon business objective only, या it is depend upon all of the above। तो जब भी हम बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो फोकस ऑन कंपनी पे भी होता है, हर बिजनेस पर भी होता है और स्पेसिफिक बिजनेस पर भी होगा। तो यहाँ आंसर हमारा क्या होगा सर, ऑल ऑफ दैट। जो मैं ये सीरीज करा रहा हूँ सर, इसमें हर एक मैकमिलन में जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उन सब क्वेश्चन को यहाँ कराऊंगा, साथ में हम कुछ एड ऑन क्वेश्चन भी करेंगे डेली, है ना। ओके, फॉर ऑल, ग्रेट। चलिए नेक्स्ट में मुझे बताइए कि बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करते हैं ऑफ रिटेल बैंकिंग आर बीइंग ड्रॉन बेस्ड ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज इनकरेक्ट, यानी कौन सा एस्पेक्ट्स गलत है व्हेन वी टॉक अबाउट रिटेल बैंकिंग, आपको बताना है एवरीवन। द आंसर इज कॉल्ड प्रोडक्ट, द आंसर इज कॉल्ड कैपेसिटी, द आंसर इज कॉल्ड डिलीवरी चैनल, या टेक्नोलॉजी क्या होगी। तो भाई अगर हम बात करते हैं रिटेल बैंकिंग को तो यहां प्रोडक्ट भी होगा, यहां डिलीवरी चैनल भी होगा, यहां टेक्नोलॉजी भी होगा, कैपेसिटी कोई टर्म नहीं है। सो आंसर इज बी, कैपेसिटी। चलिए नेक्स्ट वन, ध्यान से, बड़ा मजेदार क्वेश्चन। इसका क्या होगा गाइज, एवरीवन जल्दी से।
तो यहां पूछ रहा है कौन सा बिजनेस मॉडल नहीं है सर। तो अगर कौन सा बिजनेस मॉडल नहीं है, अगर हम उस रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, डिपार्टमेंटल अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच या और। तो यहां सारे हैं और पूछा जा रहा कौन सा नहीं, तो आंसर क्या होगा 5 का नन। ग्रेट। अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। जब भी हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, फॉलोड बाय बैंक फॉर रिटेल बैंकिंग इंक्लूड, इसमें क्या क्या है? इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज मॉडल, इट इज कॉल्ड वर्टिकल ऑर्गेनाइज मॉडल। गाइस नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, 100% आना है। अब जरा देखिए, अगला है प्रीडोमिनेट वर्टिकल ऑर्गेनाइज मॉडल या प्रीडोमिनेट हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज मॉडल। तो 1 and 2 ओनली, या 2 and 3 ओनली, या 2 3 4 ओनली, या 1 2 3 4 ओनली। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, जब भी किसी भी कंपनी में डिसीजन मेकर बहुत सारे हैं, उसमें ज़्यादा एरिया मैनेजर नहीं है, उसमें ज़्यादा हायरार्की नहीं है, तो उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज मॉडल, जिसमें बहुत सारी हायरार्की है। जैसे आपके बैंक में एक चेयरमैन है, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है, देयर एक पिरामिड की तरह हायरार्की होती है, उसे कहते हैं वर्टिकल ऑर्गेनाइज मॉडल। और इन दोनों का ये हाइब्रिड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रीडोमिनेट वर्टिकल एंड प्रीडोमिनेट हॉरिजॉन्टल। तो ये चारों ही आज के डेट में बैंक यूज करते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए एवरीवन, बहुत मजेदार। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वे द प्राइस स्ट्रक्चरिंग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जब हम प्राइस को स्ट्रक्चर करते हैं, बनाते हैं, तो उस केस में क्या रूल होता है? स्टैंड अलोन प्राइसिंग, या स्पेशल कोड फॉर हाई वैल्यू डिपॉजिट, या बंडल प्राइसिंग, या होलिस्टिक प्राइसिंग बेस्ड ऑन टोटल रिलेशनशिप। मतलब कहने का कि भाई आप अगर कोई भी अनसिक्योर्ड लोन लोगे, उसका अलग मॉडल है। सपोज आपने हमारे बैंक में एफडी जमा किया 10 लाख रुपए का, उसका अलग मॉडल है। और कभी कभी रिलेशनशिप के रूप में भी अगर हम अपने कस्टमर को, जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर हैं, थ्रू क्रॉस सेलिंग, तो उन्हें हम कुछ बेनिफिट भी देते हैं। कुल मिला के आज के डेट में जब भी कोई प्राइस स्ट्रक्चरिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का बैंक में, तो ये तीनों ही मॉडल यूज किए जाते हैं, है ना। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड अंडर रिटेल बैंकिंग? बहुत प्यारा क्वेश्चन। ऑनलाइन बैंकिंग, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, मीडियम बिजनेस, या कॉर्पोरेट एंटिटी। कौन सा रिटेल बैंकिंग का पार्ट नहीं है, आपको ये बताना। ऑनलाइन बैंकिंग, या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, या मीडियम बिजनेस, या कॉर्पोरेट एंटिटी। तो कभी भी अगर बात करते हैं कॉर्पोरेट की, तो बात हो रही है होलसेल बैंकिंग की, बात हो रही है कॉर्पोरेट बैंकिंग की। ये कभी भी सर रिटेल बैंकिंग का पार्ट नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज द, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसे मुझे पूरा भरोसा है इसे बहुत लोग गलत करेंगे। कौन सा ऐसा है जिसको हम रिटेल बैंकिंग का बैकबोन कहते हैं? लाइबिलिटी प्रोडक्ट, एसेट प्रोडक्ट, ट्रेजरी प्रोडक्ट, या बोथ ए एंड बी। आपको लग रहा होगा कि दोनों है, बोथ ए एंड बी, बट याद रखिएगा यहां ये नहीं पूछा जा रहा, यहां पूछा कौन स्ट्रॉन्ग है। तो बैंक बिजनेस कहां से करता है? लोन से। तो यहां पर आंसर हमारा होगा बी नंबर। ठीक है। अंडर विच कैटेगरी द सेल ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, किस में आएगा?
क्या ये बैंक का रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट है? क्या बैंक का ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है? क्या ये बैंक का रिटेल लोन है? क्या ये इनमें से कोई नहीं? तो गाइस हमेशा याद रखना है, जब भी कोई इंश्योरेंस है, जब भी कोई म्यूचुअल फंड है, जब भी कोई डिपॉजिटरी सर्विस है जो अदर पार्ट में आती है, उसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बैंक का। ठीक है, तो गाइस आई होप आपने सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और समझा होगा कि जब हम मॉडल वाइज करते हैं प्रैक्टिस तो हमें कितने प्रॉफिट होते हैं। तो अगर आपको इसी तरीके से एक एक यूनिट, जितने भी हमारे चारों पेपर हैं, लाइक पेपर 1 इंडियन इकोनॉमी, पेपर 2 आपका पीपीपी, पेपर 3 आपका एएफएम एंड पेपर 4 माई रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट, तो चारों पेपर का कंप्लीट एमसीक्यू विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो आपको उसके लिए इनरोल करना होगा अपने आप को इस बैच में। और मैं आपको बताऊं, ये वो बैच है ना जिससे आपका जीआईबी 100 MT में क्लियर होगा। एक और इन्फॉर्मेशन, इस बैच को आपके जीआईबी सुपर एलीट पे भी ऐड कर दिया गया है। दैट मीन्स अगर आपके पास सुपर एलीट का प्लान है तो भी आपके पास ये बैच ऑलरेडी आपको मिलेगा, तब आपको लेने की नीड नहीं होगी। जिनके पास भी नहीं इस प्लान में इनरोल करेगा, ये ऐसा बैच है जिसमें आपको सारे एमसीक्यू मिलेंगे कि स्टडी के साथ आपके चारों पेपर के साथ में जो मैं दिखाने वाला हूँ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर पेपर के एक वीक के पहले, हर पेपर के एक वीक के पहले, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे चेक किया तो देखिए आपको जितने भी रिवीजन हैं, यानी कि जैसे मान लो जो पहला पेपर आपका 8 जून को है, तो 1 से लेके 7 के बीच में मैं आपको रिटेल बैंकिंग का डेली कराऊंगा टॉपिक वाइज रिवीजन नॉन स्टॉप मैराथन के फॉर्म में। दैट मीन जरा सोचिए, इस बैच में आपका एग्जाम के पहले टॉपिक भी रिवीजन हो जाएगा और साथ में आपको मिलेंगे सारे टॉपिक के प्रॉपर एमसीक्यू और केस स्टडी। तो विजिट करें oliboard.in की साइट पर और वहाँ पर आपको ये बैच दिखेगा, GIB COR सक्सेस बैच फॉर जून 2024, जिसमें आपको 120 लाइव रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, ऑल मैराथन सेशंस मिलेंगे, जिसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 चारों की मैराथन सेशंस होंगे रिवीजन के फॉर्म में, जहाँ पूरे टॉपिक को रिवाइज हम कराएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, और इसको आपको इनरोल करना है तो गाइज एक बहुत अच्छा मैं आपको बताता हूँ ऑफर चल रहा है, हमेशा चलता है। अगर आपने इस प्लान को आज और कल में ले लिया तो, और अगर आपने यूज किया कोड राजीव, तो देखिए ओनली अगर आपको 2399, दैट मीन्स 2399 में आपको सब मिलेगा जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है एग्जाम के 20 डेज के पहले। तो देर नहीं करें, इस प्लान में अपने आप को एनरोल करें, विजिट करें oliboard.in की साइट पे और यूज करें कोड राजीव। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे आपके सामने बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आई होप आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी? Profitability is a measure of an organization profit relative to its expenses. It compare how much profit a company makes compare with its overall revenue and cost. Profitability is a measurement of efficiency and ultimate its success or failure and all of the above. बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा गाइस एवरीवन? तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर सारा सही हो जाएगा। क्यों? एक्चुअली अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने टॉपिक में पढ़ा था ऐसे बैच में कि प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी में एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है। मेरी एफिशिएंसी क्या है टू जनरेट प्रॉफिट, मेरी एफिशिएंसी क्या है टू जनरेट प्रॉफिट, तो इसे कहते हैं हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी। और कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि ये 5 लाख का है, 6 लाख का है। प्रॉफिट क्या होता है? हमने खर्च किया 5 लाख रुपए और हमें 8 लाख मिल गया, दैट मीन्स 3 लाख रुपीज इक्वल माई प्रॉफिट।
तो हमेशा याद रखना है कि कंपनी की रियल इमेज कोई अगर बताता है तो उसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी, यही बताती है। चलिए, तो इस मिला के आंसर हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ द एव। चलिए अगला, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन है, हाउ इज द कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट डन बाय बैंक। यानी कि बैंक जो सेविंग अकाउंट पर आपको ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है, उसका कंप्यूटेशन कैसे होता है। तो 1 अप्रैल 2010 से एक नियम आया, बैंक का रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन एन टू एंड डे बैलेंस। एक रूल आया 1 अप्रैल 2012 से कि बैंक आर रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन मिनिमम मंथली बैलेंस, या 1 अप्रैल 2012 को आया बैंक आर रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन बैलेंस ऑन 5th डे ऑफ द मंथ। और एक आया है 1 अप्रैल 2014 को बैंक आर रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन द मैक्सिमम मंथली बैलेंस ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो अगर आपने आंसर को देखा होगा, एवरीवन लेट मी नो, सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इस सेशन को जरूर लाइक करिएगा, नहीं तो आपके अकाउंट में जब ये सेशन आप ढूंढोगे आगे चलकर तो आपको नहीं मिलेगा। तो याद होगा हम सभी लोगों को कि आज के डेट में जो बैंक हमें इंटरेस्ट पेड करता है उसका कैलकुलेशन जो होता है वो होता है डेली प्रोडक्ट बेसिस पर। ठीक है, चलिए, सो आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ इंडिया में जो बैंकिंग सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ तो कितने स्टेज में हुआ, 1, 2, 3, 4 या 5? नो लेट मी नो, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। एवरीवन, है ना? है ना? सो इट इज ऑल अबाउट नाउ। तो याद रखना है सभी लोगों को कि जो फेज है वो फेज 3 है। फेज 1 क्या है, जब हमारे देश में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, है ना, ये सब स्टार्ट हुए थे। दूसरा फेज हमारा क्या है, जब हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, हमारे देश में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। और तीसरा फेज अगर मैं पूछूं आपसे क्या है, तो हमारा जो तीसरा फेज है जब हमारी इकोनॉमी को लिबरलाइजेशन कर दिया गया, जो अभी भी फॉलो किया जा रहा। तो इस रिस्पेक्ट में हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में 3 फेजों में बैंकों का डेवलपमेंट हुआ। है 3 फेजेस में बैंकों का डेवलपमेंट हुआ। नौ
मेरा अगला क्वेश्चन है कि इंडिया में बैंकों का राष्ट्रीयकरण फर्स्ट टाइम कब हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, टुमारो मैं कराऊंगा ढेर सारे न्यूमेरिकल नंबर 4 के। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो कब हुआ? 49 में हुआ, 34 में हुआ, 69 में हुआ या 1980 में हुआ? ओके, तो इंडिया में कहते हैं फर्स्ट टाइम 14 मेजर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनके टोटल जिन बैंकों का कैपिटल 50 करोड़ का था उनको नेशनलाइज किया गया है ना 69 में, और फिर किया गया जिनका कैपिटल 200 करोड़ का था। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न गाइस है, मैं सभी लोगों को कह रहा हूं कि 14+6 को अगर आप ऐड करते हैं तो 20 होती हैं, लेकिन 9 ऐसे बैंक हैं जो मर्ज हो गए और प्रेजेंट में सिर्फ 11 ऐसे बैंक हैं जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं। क्योंकि नेशनलाइजेशन, याद रखना सभी लोग, सर नेशनलाइजेशन हमेशा डिफरेंट होता है, नेशनलाइजेशन हमेशा डिफरेंट होता है। नाउ आफ्टर द मर्जर द कंट्री will have how many PSB bank including State Bank of India and Bank of India? That means आपको ये बताना है कि जब हमारे देश में बैंकों का मर्जर हुआ तो कंट्री में कितने PSB बैंक हैं, जिसमें SBI को भी शामिल किया गया और बैंक ऑफ इंडिया को भी शामिल किया गया। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप अपना पार्टिसिपेशन जरूर करें, है ना, अपना पार्टिसिपेशन जरूर करें। नौ, इंडिया में आज के डेट में हमारे देश में 12 PSB बैंक है सर, 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक है एंड 45 हमारे देश में फॉरेन बैंक है। सो इट इज ऑल अबाउट द करंट डेटा। आपको निकालना है नेट इंटरेस्ट मार्जिन विद द हेल्प ऑफ गिवन फिगर। सपोज आपका नेट इंटरेस्ट इनकम दिया हुआ है 10,000 रुपीज का, आपका करंट एसेट दिया हुआ है 20,000 रुपीज का, आपका फिक्स एसेट दिया हुआ है 20,000 रुपीज का। अब आपको यह बताना है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होगा। जल्दी से साल करिए सभी लोग कैलकुलेट, जल्दी से एवरीवन। एवरीवन नीड टू बी पार्टिसिपेट। तो कहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन का फॉर्मूला पता है तो आप सॉल्व कर लेंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम
अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स, यानी कि आपका जो भी नेट इंटरेस्ट इनकम है डिवाइड बाय योर एवरेज टोटल एसेट्स, योर एवरेज टोटल एसेट्स। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ऊपर कितना हो गया हमारा 10,000 लिखा है, नीचे हमें निकालना है एवरेज, तो 20,000 प्लस 20,000 ऐड कर दीजिए। इन दोनों का जो एवरेज होगा वो 20,000 ही होगा, बिकॉज डिवाइड बाई 2। तो इस केस में अगर हम ये लिखें तो 10,000 डिवाइड बाई 2 20,000 यही होगा, तो आपका वैल्यू कितना आएगा 0.5%। तो इट इज ऑल अबाउट नेट इंटरेस्ट मार्जिन। चलिए, आपको बताना है कि आउट ऑफ फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए मेजर ऑफ प्रॉफिट। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा है जो मेजर नहीं है, प्रॉफिट करने का मेजर नहीं है। क्या उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, क्या उसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, क्या उसे हम नेटेड प्रॉफिट कहते हैं, क्या उसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो याद रखना है सभी लोगों को, सर जब भी हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, पहला जो आपका टॉप लाइन है ना, सो दिस टॉप लाइन इज ऑल अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपका टॉप लाइन है। बट उसके बाद क्या होता है, हम अपने बिजनेस में से अपने रेंट को, अपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को निकालते हैं, है ना। तो ये जो हमारा निकल गया, तो ये क्या हो गया, तो इट इज कॉल्ड योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब लास्ट में क्या हो गया, हमने सरकार को टैक्स पेड किया, हमने इंटरेस्ट पेड किया, इट इज ऑल अबाउट नेट प्रॉफिट। सी कुछ भी नहीं होता है, ठीक। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको इसमें ढूंढना है कौन सा इनकरेक्ट है गाइस, एवरीवन नीड टू बी फाइन। चलिए, ओके। तो देखिए, कहता है कि जो प्रॉफिट है एक प्रकार का एब्सोल्यूट अमाउंट है, जिसको हम वेयर जो प्रॉफिटेबिलिटी है रिलेटिव वन, जो प्रॉफिटेबिलिटी है एक एब्सोल्यूट अमाउंट है वेयर प्रॉफिट इज रिलेटिव वन, या जो प्रॉफिटेबिलिटी है एक प्रकार का मेजरमेंट है ऑफ इफिशिएंसी का ऑफ ए कंपनी इन रिलेशन टू साइज ऑफ द company. Business where profit is an absolute number determined by the amount of income or revenue above and beyond the cost. Yeah, although a company can realize a profit, that does not necessarily mean that company is profitable. Guys, एक बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी मैंने क्या बोला कि हम प्रॉफिटेबिलिटी को काउंट नहीं कर सकते हैं, कभी भी काउंट नहीं कर सकते। तो आंसर हमारा क्या होगा ये, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट आस्किंग ये कौन सा इनकरेक्ट है ना। नाउ अगर हमने अपने बिजनेस में फॉर एग्जांपल हमने स्टाफ किया, इंक्रीज स्टाफ प्रोडक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल to increase branch profitability. Now out of the following which one is not true, यानी आपको बताना है कि इसमें से कौन ट्रू नहीं है। Reducing process cost
clearly define expectation and scorecard, improve motivation and reward system, and technology alone is sufficient to increase staff productivity. That means हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ कॉस्टिंग कम करना ही सोल्यूशन नहीं है, तो ये तो सही है, हमारा स्कोर कार्ड ये भी सही है, हम उन्हें मोटिवेट करते हैं ये भी सही है, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी के द्वारा कहें कि सारा काम होगा तो ये पॉसिबल नहीं। चलिए, बहुत प्यारा, अभी मैंने पीछे बताया है, आई होप अब गलत नहीं होगा। यहाँ देखिए आपको निकालना है, तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा 40,000 रुपीज सर, नीचे क्या होगा, इन दोनों का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो सेम होगा 40,000, तो आंसर यहाँ क्या हो रहा 1 हो रहा। ठीक है, नाउ आपको बताना है फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर क्या होता है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट में से आप निकालते हैं जब क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या नेट प्रॉफिट में से आप निकालते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या दोनों हो सकता है या नहीं। तो लॉजिकल है, हम हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हमने अपना रेंट, हम अपना लोगों की सैलरी, हमने अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया तो ही तुम्हारा आएगा। और ये हमेशा मीडियम लाइन है बिजनेस का। टॉप कौन सा हो गया ग्रॉस, बॉटम कौन सा हो गया, वी टॉक अबाउट द नेट प्रॉफिट, एंड मीडियम हमारा हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आंसर हमारा क्या हो गया 1। गाइस सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इन फॉर्मूले को जरूर याद करें कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं किसी कंपनी का जो नेट रेवेन्यू है वो दिया हुआ है 50,000, और इसी कंपनी का दिया है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 20,000 रुपीज, और इसी कंपनी का दिया हुआ है ऑपरेटिंग कॉस्ट 20,000 रुपीज। अब आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो इट इज 20,000, इट इज 30,000, इट इज 40,000, और इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। तो अगर आपको फॉर्मूले याद है, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, हाय संजय जी वेलकम, अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कि जो भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ना, है ना, माइनस आपका प्रॉफिट, या आपने जो सेल किया है और आपका जो प्रॉफिट आ रहा है कॉस्ट उससे। तो यहां पर मेरा नेट रेवेन्यू कितना है 50,000, तो 50,000 रुपीज माई टोटल वैल्यू, और कॉस्ट कितनी हमारी, यानी कि सेल कितना हो गया 50,000, मेरी जो कॉस्ट है वो दिया है 20,000 रुपीज, 30,000 रुपीज मेरा क्या हो गया, इट इज कॉल्ड माई ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपको याद होगा इस क्वेश्चन में ये जो पॉइंट दिया ना ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मुझे निकालना होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हम क्या करेंगे इसी क्वेश्चन में, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 30,000 रुपीज, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है 20,000 रुपीज, यानी कि माइनस कर दीजिए सर, और 10,000 रुपीज आपकी आ गई ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी एक ही क्वेश्चन में हमने दो तरीके सॉल्व किए। चलिए, तो पहले का आंसर हमारा क्या होगा 30,000 रुपीज। ओके, यानी अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप जीपी भी निकाल सकते हैं और आप ओपी भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला, चलिए जल्दी से मुझे बताइए अगला, व्हाट इज ए मेजर, क्या मेजर है, व्हाट इज ए मेजर। अगर मैं कहता हूं क्या मेजर है जिससे हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर पाएंगे बाय डिवाइडिंग नेट इनकम बाय शेयर होल्डर इक्विटी। क्या सर इसे हम रिटर्न ऑन इक्विटी कहें, क्या सर इसे हम रिटर्न ऑन एसेट्स कहें, क्या इसे हम रिटर्न ऑन यील्ड कहें, या इनमें से कोई भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है।
जब भी हम बात करेंगे अपने टोटल इनकम, यानी मेरे पास जो भी हमारा इनकम आया, जो भी हमारा इनकम आया, ये इनकम किस में आया? हमारे टोटल शेयर होल्डर में। यानी मान लो हमने कहीं निवेश किया 1,00,000 रुपए, उसमें हमें प्रॉफिट हुआ मान लो 20,000 रुपीज का, तो नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर, तो जब भी शेयर होल्डर आएगा तो क्या हो गया? रिटर्न ऑन इक्विटी कहलाता है। ठीक है, चलिए ये सारे मैंने एक एक फॉर्मूले करवाए हैं बैच में। अगला क्वेश्चन नंबर 3, लेवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? लेवरेज रेशियो बराबर होता है बैंक एसेट्स प्लस बैंक कैपिटल, या लेवरेज रेशियो बराबर क्या होता है? बैंक एसेट्स माइनस बैंक कैपिटल, या लेवरेज रेशियो बराबर क्या होता है? बैंक एसेट्स अपॉन बैंक कैपिटल, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। लेवरेज मीन्स क्या होता है? आपकी पेइंग कैपेसिटी। अगर मेरे पास 1,00,000 रुपए है मेरी कंपनी का प्रॉफिट, यानी मैं कह रहा हूं कि मेरे पास इतना कैश है या मेरे पास इतनी वैल्यू है, और मेरे पास 20,000 जो है ये मेरा डेट है, तो मेरा लेवरेज कितना हो गया कि जितना भी मेरे पास उधार है उसका 5 टाइम्स मेरे पास पैसा है टू पे माई ऑब्लिगेशन। तो लेवरेज का फॉर्मूला क्या हो गया? जब भी आपको निकालना हो लेवरेज रेशियो, तो जो भी बैंक की एसेट्स हैं अपॉन बैंक कैपिटल आप निकाल पाएंगे। ठीक है, ग्रेट, वेरी नाइस संजय सिन्हा जी, वेरी ग्रेट सर। और प्लीज जितने हमारे यूजर हैं ना, अगर आपको करना है डेली प्रैक्टिस, डेली 50 क्वेश्चन करना है थ्रू रिवीजन, तो अपने आप को ऑल इन वन बैच में जरूर एनरोल करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग्स टू ब्रांच ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, यानी इनमें से ऐसा कौन है जो ब्रांच ऑपरेटिंग एफिशिएंसी से मैच नहीं खाता है? विद द चैलेंज बैंक आर फेसिंग these days, it is become clear that the bank must get the best bang for the buck from all resources expenditure। मतलब कह रहा है पहला कि आज के समय में इतने चैलेंजेस हैं कि बैंक हर एक काम कर रहा है जिससे उनका रिसोर्सेज यूटिलाइज हो पाए उनके एक्सपेंडिचर के को पूरा करने के लिए। कंटिन्यू इनएफिशिएंसी at bank might be robbing important effort of resources bank need to be fully successful। तीसरा कहता है focus on cutting cost alone is not a formula for long term success। एंड डी कहता है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा इसमें से ब्रांच ऑपरेटिंग इफिशिएंसी, इसमें और ऐड कर लीजिए, डिफिनेशन से रिलेटेड नहीं है? देखो तीनों ही डिफिनेशन है, अगर आप देखोगे सर तो तीनों डिफिनेशन है कि ब्रांच ऑपरेटिंग इफिशिएंसी के बारे में कही जा रही है, तीनों में, ए में, बी में और सी में। लेकिन यहां पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो हम सी नहीं कहेंगे। सी सोल्यूशन है, बट है किससे रिलेटेड? ब्रांच ऑपरेटिंग इफिशिएंसी से रिलेटेड है। चलिए अगला, हमारे पास क्या स्ट्रेटजी है जिससे हम इंप्रूव कर पाएंगे अपनी इफिशिएंसी को ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन? बिजनेस को रीअलाइनमेंट करें, या चैनल को ऑप्टिमाइज करें, या प्रोसेस कॉस्ट पर फोकस करें, या अपने बैंक में टेक्नोलॉजी को, ऑटोमेशन को बढ़ावा दें, या ये सारे हैं। अगर हम सभी को यूज करेंगे तो हमारी बैंक की जो ऑपरेशन है उसकी इफिशिएंसी इनहेंस होगी। तो बिल्कुल ये सारे सेगमेंट है,
चलिए भाई, अगर आप अपने बिजनेस को रीअलाइनमेंट करना मतलब क्या हुआ, आप जिस फोर्स में चल रहे हैं देखिए कि आप जो सर्विस दे रहे हैं क्या वो परफेक्ट है, नहीं तो क्या पता डिमांड कुछ और है, आप दो कुछ और हैं, तो उसको रीअलाइनमेंट करिए। 5 जगह हमने हाथ फैला दिए और कस्टमर 5 ही है, तो ऑप्टिमाइज करिए, आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। नए नए सिस्टम यूटिलाइज करिए। आज एक बैंक अपनी सर्विस को मेरे तक पहुंचा पा रहा है थ्रू टेक्नोलॉजी। आरआरबी पीछे क्यों हो रहे हैं इंडिया में? आज भी ऐसे बहुत आरआरबी हैं जिनमें मोबाइल बैंकिंग नहीं है सर्विस जो दे पाते हैं। और आज के समय में अगर आपने अपने सर्विस कस्टमर को मोबाइल बैंकिंग नहीं दी साहब, तो कुछ नहीं दिया, है ना। चलिए अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है मैंने इंडियन बैंक जब से टाइप किए उन्होंने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड विथ सर्विस प्रोवाइडर विथ को ब्रांडिंग एंड एडिशनल रिवार्ड पॉइंट, जैसे सर्विस लाइक आईसीआईसीआई बैंक विथ एचपीसीएल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विथ मारुति कार, या बैंक ऑफ इंडिया विथ ताज होटल, या सिटी बैंक विथ इंडियन ऑयल। यानी आपने अगर इन बैंकों का कार्ड यहाँ यूज किया है सर्विसेज यूज करने के लिए, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? ये किसके एग्जाम्पल है? क्या ये इनोवेटिव रिवॉर्ड डिजाइन के एग्जाम्पल है? क्या ये रियल टाइम क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग के एग्जाम्पल है? क्या ये दोनों के एग्जाम्पल है, या इनमें से कोई नहीं? संजय सर मुझे बताइए ये दोनों में कैसे है? ये दोनों में सर कैसे है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमने कार्ड यूज किया फॉर एग्जांपल मारुति कार के किसी शोरूम में, तो हमें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिले। ठीक, ये हुआ केस नंबर 1। नाउ केस नंबर 2 क्या हुआ, जो ऑप्शन नंबर 2 है, कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए ओपन कराने करंट अकाउंट और हमने सेविंग प्लस ओपन करवा लिया। यानी हमने क्या किया, हमने सेलिंग अप कर दी। भाई मैं लेने गया कोल्ड ड्रिंक, उसने कहा अगर आप कोल्ड ड्रिंक लेंगे आधे लीटर में आपको लगेगा 30 रुपए। आप एक काम करिए, आप लीजिए 1 लीटर 50 रुपए में। तो हमने अपसेलिंग यूटिलाइज किया, है ना। और जब कोई बैंक अपने कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट बेच देता है जो पुराने कस्टमर, सो इट इज नोन एज क्रॉस सेलिंग। तो क्या दूसरा एग्जाम्पल है यहां पर? मुझे बताइए सर। दिस इज नॉट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल समझिए, कह रहा है ऊपर जो क्वेश्चन में एग्जाम्पल है सर, उस एग्जाम्पल से रिलेटेड कौन सा एग्जाम्पल है? तो उससे एग्जाम्पल रिलेटेड है इनोवेटिव रिवॉर्ड डिजाइन। ठीक है, ओके। चलिए ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से। अगर हम बात करते हैं द प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर ऑफ बैंक, रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू द जीडीपी ग्रोथ एंड negatively to inflation growth rate. Now this is the example of which factor affecting profitability of bank in India. That means एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जब भी बात होगी हमारा जीडीपी मूव करेगा तो हम पॉजिटिव कहलाते हैं, जब भी हमारे देश में महंगाई दर बहुत ज़्यादा होगी तो ये नेगेटिव कहलाता है। तो ये एग्जाम्पल किसका है? क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके कारण बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिस्टर्ब होती है। तो क्या ये एग्जाम्पल इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर है? क्या ये अदर बैंक स्पेसिफिक फैक्टर है? क्या ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है? मुझे बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन। एवरीवन लेट मी नो जल्दी से। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना सर,
तो टोटल 3 फैक्टर होते हैं। जब भी कहीं देखिएगा लिखा हो मैक्रो इकोनॉमी फैक्टर, तो मैक्रो में ही जीडीपी आती है, मैक्रो में ही इन्फ्लेशन आता है। इंडिया में 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला विच इज कॉल्ड, जब हमारी जीडीपी स्ट्रांग होगी तो हम भी प्रॉफिट कमाएंगे। दूसरा, जैसे इंडिया में कहा गया कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर ही डाउन है, उसी प्रकार बैंक का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो एनपीए है। अगर एनपीए हुआ तो आपके बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको डाउनग्रेड कर देगा। और तीसरा, कभी कभी कस्टमर का अगर फेट टूट गया तो वो हो सकता है। इट इज कॉल्ड अदर बैंक स्पेसिफिक फैक्टर। नाउ व्हाट आर द स्टेप टू इम्प्रूव ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, यानी आपको बताना है हम क्या ऐसा काम करें जिससे हमारी बैंक की ब्रांच की परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी इनहेंस हो जाए। एसेस द स्ट्रेटेजिक फिट एंड यूनिक रोल फॉर ईच ब्रांच इन द नेटवर्क, एनालाइज द करंट कस्टमर बेस फॉर ईच ब्रांच, आइडेंटिफाई योर बेस्ट न्यू प्रोस्पेक्ट्स अपॉर्चुनिटी, एंड 4 इज ऑल अबाउट ऑल। बताइए आंसर क्या होगा? डेली रात 9 PM पर मैं क्लास लेता हूं बाइलिंगुअल, जहां मैं एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में बताता हूं। एंड डेली मॉर्निंग 8 AM पर मैं लेता हूं इन इंग्लिश मीडियम बैच में सेम पेपर। चलिए, तो 4 इजी है। नाउ अगला कहता है इंक्रीज स्टाफ प्रोडक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू इंक्रीज ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ इसमें से कौन ऐसा है जो टू नहीं है रिलेटेड टू ब्रांच परफॉर्मेंस, है ना, रिलेटेड टू द ब्रांच परफॉर्मेंस। रिड्यूसिंग प्रोसेस कॉस्ट, clearly define expectation and scorecard, improve motivation and reward system, या all या none। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा। तो आंसर यहां होगा पूछ रहा है नॉट, इसलिए आंसर हमारा क्या हो गया? ई नंबर। नाउ व्हाट इज हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक प्रकार का फ्लैट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनाइजेशन विद दिस स्ट्रक्चर ऑफन हैव फ्यू मैनेजर एंड मैनी एम्प्लॉय एंड दे अलाउ एम्प्लॉय टू मेक डिसीजन विदाउट नीडिंग मैनेजर अप्रूवल, या ऑफरिंग एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोडक्ट वाइज, या ऑल या नन। बताइए। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जरूर करिए पार्टिसिपेट, बिकॉज पार्टिसिपेशन विल हेल्प यू टू नो योर वीक पॉइंट कि गलती कहां हो रही। क्या होता है ये हॉरिजॉन्टल? मैंने अपने सारे स्टाफ को क्या कह दिया? यू ऑल आर द ऑनर ऑफ द कंपनी, यू हैव टू टेक डिसीजन। आपको लगता है कि आपके लिए डिसीजन इंपॉर्टेंट है, ले लीजिए, बट कंपनी का सोच के लीजिए, अब सब फ्री है। यानी कि मेरी कंपनी में सारे चेयरमैन हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल मॉडल। मतलब हमने आपके बैंक के ब्रांच मैनेजर को कहा जब भी कोई लोन लेने आए आप देखिए वो एलिजिबल है, डिजर्व करता है, लोन दे दीजिए। इसे हम लोग कहते हैं क्या? हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज मॉडल, जहां पर सिर्फ एक होते हैं आपके भाई साहब और बाकी सारे डिसीजन मेकर होते हैं। यानी कि फ्लैट मैनेजमेंट कमिटी, सभी चेयरमैन हैं, सभी एरिया मैनेजर हैं एंड सभी सो मेनी थिंग्स। तो गाइज आपने आज के सेशन में बहुत कुछ सीखा होगा, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो जल्दी से ओली बोर्ड JIB CIB को करें सब्सक्राइब,
एंड हिट द बेल आइकन, जिससे जब भी कोई सेशन स्टार्ट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से ही पता चलेगा। और आज आपका स्कोर कितना रहा और आपको ये सेशन कैसा लगा हमें बताएं कमेंट करके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द ज्वाइनिंग।